हेलो, आज हम लोग मियोसिस का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश ये होगी कि ये चर्चा कंप्लीट हो जाए। तो मियोसिस में अभी तक जो मुद्दे आपने देखे थे उसमें आपने ये देखा था कि मियोसिस है कैसा डिवीज़न, और उसके बाद मियोसिस में जो स्टेजेस होंगे, जैसे सबसे पहली बात बताई गई थी कि मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 वुड बी फॉलोड बाय इंटरफेस, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा। तो इन बातों को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि मियोसिस 1 में कौन कौन से फेजेस होने जा रहे हैं और फिर उनमें क्या संपन्न होगा। इतनी बात आपने कंप्लीट कर ली थी। मियोसिस 1 के पहले आपको बताया गया था कि इंटरफेस होगा और इंटरफेस से गुजरने के बाद मियोसिस 1 की शुरुआत होगी। और इस मियोसिस 1 में हम लोगों ने कहा था कि ये रिडक्शनल डिवीज़न होगा, क्योंकि दिस डिवीज़न इज एक्चुअली मेंट फॉर रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। मियोसिस 1 से जब सेल गुजरेगा तो उसके पश्चात आप लेकर के देखते हैं कि क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो आधी कर दी जाती है। इसीलिए इसे रिडक्शनल या हेट्रोटिपिक डिवीज़न भी कहा गया था। उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 होगा, और फिर उनमें हम लोगों ने कौन कौन से घटनाक्रम होंगे उसको डिटेल किया गया था। अब उस पूरे घटनाक्रम पे आज हम लोग नहीं जाएंगे, अगर उस पर गए तो फिर आज वाली बातचीत अधूरी रह जाएगी। आज जो चर्चा हम लोगों को करनी है मियोसिस 1 के बाद, डेफिनेटली मियोसिस 1 के बाद एक और इंटरफेज होगा और उस इंटरफेज के बाद फिर मियोसिस 2 प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज होता है उस इंटरफेज को हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इन दिस इंटरफेज देयर विल बी नो डीएनए रिप्लिकेशन। जैसे मियोसिस 1 के पहले जो इंटरफेज होगा उसमें नॉर्मल तरीके से वो प्रोसीड करेगा, देयर विल बी गैप 1, एस एंड G2 फेज। लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज होने जा रहा है उस इंटरफेज में आप लेकर के देखेंगे कि कोई डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगी, और इसीलिए इस इंटरफेज को इंटरकाइनेसिस नाम भी दिया गया है। तो ये बात हमेशा दिमाग में आप रखिए कि देयर विल बी नो डीएनए रिप्लिकेशन इन द इंटरफेज दैट अकर्स आफ्टर मियोसिस 1 या द इंटरफेज विच अकर्स बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और अब इसके बाद जो सेल होगा वो सेल इंटर करेगा मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 को हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि ये जो होगा वो होमोटिपिक डिवीज़न होगा, जहाँ तक क्रोमोसोम नंबर का सवाल है। इस मियोसिस 2 से गुजरने के बाद जो सेल्स बनेंगे उन सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं की जाएगी, इसीलिए उसे हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशनल डिवीज़न है या होमोटिपिक डिवीज़न इसीलिए कहा जाता है। लेकिन अगर डीएनए कंटेंट के टर्म्स में लेकर के देखेंगे तो आप पाइएगा कि डीएनए कंटेंट यहाँ रिड्यूस होगा, लेकिन ये सब कुछ कैसे संपन्न होगा इसको खूब ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। ये वो एंगल है जो अभी भी बहुत सारे लोगों को स्पष्ट नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा सा आप शुरुआत से पूरी चर्चा को लेकर के आइए एक जगह पे, उसको मैं डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई भी सेल अगर है तो उस सेल को आप मियोसिस 1 के पहले लेकर के देखिए। जैसे ये सपोज एक सेल है और इस सेल में हम मान के चलें कि ये 2 पेयर क्रोमोसोम के मौजूद हैं, और ये जो सेल होगा इस सेल में आप लेकर के देखें कि संपन्न होने जा रहा है क्या चीज़। आप लेकर के देखें कि इसमें इंटरफेज अगर हुआ तो इंटरफेज के बाद क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम संख्या 2n हो गई और डीएनए कंटेंट जो है वो 2c हो गया। डीएनए कंटेंट जो हो गया दैट विल बी 2c। डीएनए कंटेंट जो होगा वो 2c होगा। तो डीएनए कंटेंट 2c रहा, क्रोमोसोम संख्या 2n रही। अब अगर इंटरफेज से ये गुजरा तो इंटरफेज से गुजरने के बाद आप लेकर के देखिएगा कि क्रोमोसोम की संख्या तो 2n ही रहने जा रहा है, लेकिन चूंकि क्रोमोसोमल मटेरियल हैज़ ऑलरेडी बीन रिप्लिकेटेड, इसलिए डीएनए कंटेंट जो होगा, डीएनए कंटेंट वुड बिकम जस्ट 4c। वो जो डिप्लॉयड जो सेल था, नॉर्मल जो मियोसाइट था, ये जो नॉर्मल मियोसाइट था, इस मियोसाइट में आप लेकर के देख रहे हैं कि क्रोमोसोम की संख्या 2n है,
डीएनए कंटेंट 2C है, लेकिन अगर इंटरफेज से ये गुजरा तो ऐसी स्थिति में यू विल फाइंड कि क्रोमोसोम की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन एवरी क्रोमोसोम इज नाउ हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। जब इंटरफेज से गुजरेगा तो जो क्रोमोसोम वहाँ होंगे उन क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स 2 होने जा रहे हैं, लेकिन डीएनए कंटेंट जो होगा वो 4C हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंटरफेज में डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, तो अगर जहाँ पे रिप्लिकेशन के पहले डीएनए का कंटेंट 2C था, डेफिनेटली रिप्लिकेशन के बाद वो कंटेंट जो होगा, डीएनए कंटेंट जो होगा, दैट विल बिकम 4C। और अब ये जब प्रक्रिया, ये जब मियोसिस 1 से जब ये गुजरेगा, व्हेनेवर इट विल पास थ्रू मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 से गुजरने के बाद व्हाट यू विल फाइंड कि 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। यू विल फाइंड फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, और ये जो 2 सेल्स होंगे उन सेल्स की स्थिति कुछ ऐसी होने जा रही है। ये जो सेल्स होंगे, ये सेल्स कुछ ऐसे होने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, n हो गई, डीएनए कंटेंट लेकिन n से 2C हो गया। तो स्टिल मियोसिस 1 से गुजरने के बाद भी आप लेकर के देखें, देन यू विल फाइंड कि मियोसिस 1 से गुजरने के बाद डीएनए का कंटेंट जो है वो 4C की तुलना में आधा तो हुआ, 2C हुआ, लेकिन स्टिल ये 2C जो होगा वो डीएनए का वो अमाउंट है जो किसी डिप्लॉयड सेल में होता है। तो जब आपने मियोसिस की शुरुआत में देखा था कि जो सेल मियोसिस में एंटर कर रहा है वो डिप्लॉयड सेल है, डीएनए कंटेंट उसका 2C है, इंटरफेस से गुजरा 4C हुआ, और किसी भी हैप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या को n होना होगा, सिंगल सेट में होना होगा, और डीएनए कंटेंट को C लेवल पे होना होगा। जबकि आपने देखा कि डिप्लॉयड सेल में डीएनए कंटेंट 2C था, क्रोमोसोम संख्या 2n थी, मियोसिस इंटरफेज, मियोसिस 1 के पहले इंटरफेज हुआ, क्रोमोसोम नंबर 2n रहा, डीएनए कंटेंट 4C हुआ, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम की संख्या n हो गई, सिंगल सेट में मैंने क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दी गई, लेकिन डीएनए कंटेंट 4C से 2C हुआ, स्टिल डीएनए कंटेंट डिप्लॉयड लेवल पे। भले ही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई हो, लेकिन डीएनए कंटेंट का जहाँ तक ताल्लुक है वो डीएनए कंटेंट हैप्लॉयड लेवल पे है, सॉरी डिप्लॉयड लेवल पे, स्टिल दैट इज एट 2C लेवल, जो कि डिप्लॉयड सेल में पाया जाने वाला डीएनए का कंटेंट। अब उसको C लेवल पे लाने के लिए अब जो सेल होगा मियोसिस 1 के बाद जो सेल बने हैं उनको हमें एक बार और डिवाइड करना होगा। इसीलिए मियोसिस के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि मियोसिस इज सच ए डिवीजन इन विच डीएनए इज रिप्लिकेटेड वंस बट इट इज डिवाइडेड ट्वाइस। मियोसिस ऐसा डिवीजन है जिसमें रिप्लिकेशन एक दफा होगी डीएनए का, लेकिन इट विल बी डिवाइडेड ट्वाइस। माइटोसिस में हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि डीएनए इज रिप्लिकेटेड वंस डिवाइडेड वंस, एक बार रिप्लिकेशन डीएनए का, एक बार डिवीजन, माइटोसिस। मियोसिस में हम लोग कहते हैं कि रिप्लिकेशन वंस डिवीजन ट्वाइस। तो एक बार मियोसिस 1 से गुजरने के बाद आप देख रहे हैं कि एक बार बंटवारा तो हो चुका। अब ये जब मियोसिस 2 से गुजरेंगे, ये जब मियोसिस 2 से गुजरेंगे, तो मियोसिस 2 से गुजरने के बाद, मियोसिस 2 के पहले एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि मियोसिस 2 से गुजरने के पहले आप देखेंगे कि इंटरकाइनेसिस होगा, और इस इंटरकाइनेसिस में ये बात बहुत एम्फेटिकली अभी हमने बताई कि इस इंटरफेज में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस में देयर विल बी नो डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें आपको ये कहा गया कि नो डीएनए रिप्लिकेशन, यहाँ पे किसी तरह का कोई डीएनए रिप्लिकेशन आपको दिखाई नहीं पड़ने जा रहा है। देयर इज नो डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए रिप्लिकेशन अगर नहीं होगा तो उसके बाद आप लेकर के देखेंगे कि जो सेल्फ बनेंगे उन सेल में स्थिति क्या होगी। तो ये डिवीजन के बाद 2-2 सेल बनने जा रहे हैं, इसी तरह का 2 सेल इधर भी बनेगा, इस एग्जैक्टली इसी तरह का 2 सेल यहाँ भी बनेगा, और ये इन सेल्स में क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के होंगे। नंबर n ही रहा, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 ही रहा, लेकिन डीएनए कंटेंट आप लेकर के देखें देन इट विल बिकम C। डीएनए कंटेंट को लेकर के देखिएगा तो ये बखूबी आपको दिखाई पड़ेगा कि पहुंच गया किस लेवल पे, तो ये C लेवल पे पहुंच गया। A मतलब ये जो सेल है एग्जैक्टली उसी तरह का यहाँ पे भी सेल आपको 2 दिखाई पड़ेगा। जो मैं पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि अगर क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दी गई मियोसिस 1 के बाद, तो फिर मियोसिस 2 की क्या ज़रूरत थी। तो उसका जवाब मैंने ये दिया
कि मियोसिस प्रारंभ होने के पहले इंटरफेज होगा, डीएनए वुड बी रिप्लिकेटेड। मियोसिस किस सेल में होगा? डिप्लॉयड में। डीएनए कंटेंट कितना होगा? 2C। अब अगर इसमें इंटरफेज हुआ तो डीएनए कंटेंट 2C से बढ़ के 4C हो जाएगा और उसको लेके आना है आपको C लेवल पे। तो अब उस सेल में आपको क्या करना होगा? दो बार बंटवारा करना होगा ताकि 4C 2C लेवल पे आए, और 2C में एक बार और बंटवारा करेंगे तो वो C लेवल पे आएगा। तो मियोसिस 1 जो होगा, उस मियोसिस 1 में क्रोमोसोम को डिवाइड हम करेंगे तो नंबर वुड बी रिड्यूस्ड बाय हाफ और डीएनए कंटेंट 4C से हो जाएगा 2C। और फिर जब मियोसिस 2 से गुजरेगा तो वहाँ पे आप लेकर के देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का बंटवारा वहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम ऑलरेडी उन क्रोमोसोम में प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स थे। अब ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग होकर के डॉटर क्रोमोसोम बनाएंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड रिमेन एज सच, जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट वुड बी ब्रॉट एट द लेवल ऑफ हैप्लॉइड, मतलब डीएनए कंटेंट ऑफ ए हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में जो डीएनए कंटेंट होगा उस लेवल पे उसको लेकर आएंगे। इस सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये बात बखूबी आपको दिखेगी। 4 क्रोमोसोम है, उसको 2n मानिए, डीएनए कंटेंट 2C होगा, इंटरफेस से गुजरा तो क्रोमोसोम की संख्या तो वही 4 की 4 रह गई, लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे आप लेकर के देखें कि संख्या 2n हो गया और डीएनए कंटेंट कितना हो गया? 4C हो गया। मियोसिस 1 से जब गुजरेंगे तो मियोसिस 1 से गुजरने के बाद 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम की संख्या अब आपको n दिखाई पड़ रही है और डीएनए कंटेंट यहाँ अगर 4C था तो यहाँ क्या होगा? 2C होगा। स्टिल ये डीएनए कंटेंट डिप्लॉयड सेल के बराबर का कंटेंट है। तो अब मियोसिस 2 से इसको गुजरना होगा। यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही थी, यहाँ पे आप देखिएगा कि फिर इसको गुजरना होगा किससे? इट विल हैव टू पास थ्रू मियोसिस 2। इसको मियोसिस 2 से गुजरना होगा और ये मियोसिस 2 से जब गुजरेगा तो मियोसिस 2 से गुजरने के पश्चात आप लेकर के देखेंगे कि डीएनए कंटेंट जो होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय, डीएनए कंटेंट जो होगा वो रिड्यूस कर दिया जाएगा किसके द्वारा? तो डीएनए कंटेंट जो होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी ये जो 2C लेवल पे था, ये जो 2C लेवल पे था उस 2C लेवल से बढ़ करके ये, जस्ट अ मिनट प्लीज, इसको मैं दोबारा, यहाँ पे क्लमजी हो गया है, इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ। इंटरकाइनेसिस के बाद जस्ट यहाँ पे आप इतनी सी बात रख लेंगे कि इसके बाद देयर विल बी मियोसिस 2 और मियोसिस 2 के बाद यहाँ मियोसिस 2 रखिए और मियोसिस 2 के बाद यू विल फाइंड कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। आप लेकर के देखेंगे कि फॉर्मेशन होगा किसका? 4 सेल का। एक ही जगह हम लोग एक ही जगह लेकर के 2 सेल को बना देते हैं। यहाँ पे एक सेल मैंने आपको दिखाया, इस सेल में क्रोमोसोम की स्थिति ये थी, इस सेल में भी क्रोमोसोम की स्थिति वैसी ही दिखाई पड़ेगी, 2 क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ेंगे। नंबर हो गया n, डीएनए कंटेंट C, n और C। इसी तरह का यहाँ पे 2 और सेल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो पॉइंट मेरे ख्याल से अब आप तक पहुँच गया है कि मियोसिस 2 सिर्फ इसलिए संपन्न होता है ताकि डीएनए कंटेंट को 2C से C लेवल तक लाया जा सके। तो कभी भी मियोसिस 2 को आप एक रिड्यूडेंट या बेकार का बंटवारा नहीं कहिएगा, हमेशा उसका डेफिनेटिव पर्पस है। और इस पूरे आर्गुमेंट को बस एक स्टेटमेंट में आप समराइज कर सकते हैं और वो सिंगल स्टेटमेंट ये होगा कि डीएनए रिप्लिकेशन मियोसिस में एक बार होगा और लेकिन डीएनए का बंटवारा 2 बार होगा। एक बार बंटवारा मियोसिस 1 में और दोबारा बंटवारा जो होगा मियोसिस 2 में होगा। और इसी आधार पे अब आप समझ सकते हैं कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए रिप्लिकेशन क्यों नहीं होता है। अगर वहाँ डीएनए रिप्लिकेशन फिर होता तो डीएनए कंटेंट 2C से बढ़ के फिर 4C होता और हैप्लॉइड लेवल पे डीएनए कंटेंट तब मियोसिस 2 के बावजूद भी नहीं आ पाता। Precisely for that reason you will not find any DNA replication taking place during interkinesis. अब यहाँ पे लेकर के मियोसिस 2 की बात जो है उसमें अगर साइटोलॉजिकल लेवल पे अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि ये साइटोलॉजिकली बिल्कुल माइटोसिस की तरह होने जा रहा है। साइटोलॉजिकली लेकर के देखें तो इट विल बी सिमिलर टू माइटोसिस। और दूसरी जो बात
होगी वो ये होने जा रहा है कि इसमें फेजेस कौन कौन से होंगे, तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 होने जा रहा है। अब इसमें प्रोफेज 2 की बात अगर करें, देन यू विल फाइंड कि प्रोफेज 2 जो होगा उस प्रोफेज 2 में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों इंटैक्ट अभी रहेंगे इनिशियली, और जो क्रोमोजोम होंगे उन क्रोमोजोम में यू विल फाइंड कि मतलब उनकी अपीयरेंस होने जा रही है, और उस अपीयरेंस में जो क्रोमोजोम मतलब अपीयरेंस के बाद जो क्रोमोजोम्स दिखेंगे, प्रत्येक क्रोमोजोम में 2-2 क्रोमेटिड्स आपको दिखाई पड़ेगा। और जब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो नेचुरली उसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसअपियर करने लगेंगे, लेकिन क्रोमोजोम एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर के रूप में आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूरी चीज़ को दिखा दूँ। ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि जस्ट 2 क्रोमोजोम्स वुड बी देयर। यहाँ पे ये 2 क्रोमोजोम्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये जो सेल होगा क्रोमोजोम के अपीयरेंस के साथ आप कहेंगे कि ये जो सेल है वो सेल मौजूद है कहाँ पे, इट इज़ इन प्रोफेज 2। और अब यहाँ से अगर ये मेटाफेज 2 में गया तो मेटाफेज 2 में जाने का मतलब होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोलस है, उनका डिसोल्यूशन होगा, न्यूक्लियोलस ग्रेजुअली डिसअपियर करेगा क्योंकि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन आगे की तरफ बढ़ा है। और अब ये जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल बी अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम शॉर्टेस्ट और थिकेस्ट होंगे यहाँ पे। और दूसरी बात आप ये लेकर के देखिएगा कि दे विल बी अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे इंडिविजुअली ये अरेंज किए जाएंगे, और अब स्थिति जो होगी वो बस ये है। आप याद कीजिए आपको मैंने मेटाफेज 1 में क्या कहा था। मेटाफेज 1 में मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेटाफेज 1 के केस में क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होगा वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होने जा रहे हैं। दे विल बी अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अरेंज होने जा रहे हैं, और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंजमेंट होगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर का अरेंजमेंट होने जा रहा है। दैट विल बी द केस ऑफ मेटाफेज 1। इसे आपने कहा था कि ये केस है किसका, मेटाफेज 1 का केस है। लेकिन यहाँ पे आप लेकर के देखें मेटाफेज 2 की बात करें तो मेटाफेज 2 में स्थिति बिल्कुल मेटाफेज की तरह है, यानी क्रोमोसोम इंडिविजुअल लेवल पे इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इमिनेटिफरंग अपोजिट पोल्स। नेक्स्ट जो बातचीत होगी वो ये होगा कि एनाफेज 2 वुड बी देयर, और एनाफेज 2 में आप पाएंगे कि जो सेंट्रोमियर होगा दैट वुड बी स्प्लिट, उसको खंडित करेंगे, और जो डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे दे विल बी पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। उन डॉटर क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, और इसकी वजह से क्रोमोसोम जो होगा दे विल एज्यूम, ये जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक शेप एज्यूम करेंगे। आप फिर इसको कंपेयर कर लीजिए एक बार एनाफेज 1 से, इसको आप कंपेयर कर लीजिए एनाफेज 1 से। एनाफेज 1 में आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ खींचे जा रहे हैं वो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के, जो अपोजिट पोल की तरफ खींचे जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके के होने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम था उस प्रत्येक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, और अपोजिट पोल की तरफ जाने वाले क्रोमोसोम्स में 2-2 क्रोमेटिड्स आपको दिखाई पड़ेंगे कि उपस्थित हैं। यू विल फाइंड कि 2-2 क्रोमेटिड्स उपस्थित है, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम जो मेटाफेज में ऐसे थे उन्हीं मेटाफेज के क्रोमोसोम में यहाँ पे ये बंटवारा हुआ, और बंटवारे के बाद आप देखेंगे कि प्रत्येक क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमोसोम्स को जन्म देने जा रहा है, और जो डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे उसमें क्रोमेटिड कितना होगा, बस एक उपस्थित होने जा रहा है। तो इट इज़ द केस ऑफ एनाफेज 1। ये केस था किसका, तो इट वाज द केस ऑफ एनाफेज 1, और ये केस है किसका, एनाफेज 2 का। अब उसके बाद टेलोफेज 2 की बात करें तो ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स होंगी दे विल अराइव एट अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे जाने के बाद दे विल अंडरगो डिकंडेंसेशन, अनकॉइलिंग,
फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अपीयरेंस होगा, अनकॉइलिंग के साथ ही न्यूक्लियोलस भी अपीयर करेगा। नाउ एवरी क्रोमोसोम इज हैविंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और उन डॉटर न्यूक्लियाई में डेफिनेटली क्रोमोसोम की संख्या n और डीएनए कंटेंट C लेवल पे है, और इस प्रकार मियोसिस 2 जो होगा दैट विल बी कंप्लीटेड। अब इसके बाद बात आती है कि साइटोप्लाज्म हैज टू बी डिवाइडेड, तो साइटोप्लाज्म का बंटवारा जो होगा उसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे, और मियोसिस में इट मे बी आइदर सक्सेसिव और साइमल्टेनियस। अगर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद सेपरेटली 2 बार साइटोकाइनेसिस अगर होगा, वंस आफ्टर मियोसिस 1 एंड सेकेंडली आफ्टर मियोसिस 2, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सक्सेसिव है। और अगर साइटोकाइनेसिस एक ही बार हो तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, साइमल्टेनियस है। तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग केसेस में ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। और साइटोकाइनेसिस के बाद आप ये पाएंगे कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, और डेफिनेटली ये डॉटर सेल्स ऐसे हैं जिनमें डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम संख्या मदर सेल की तुलना में आधी कर दी गई है। क्रोमोसोम संख्या जहाँ 2n था वहाँ से n हो गया, और डीएनए कंटेंट जहाँ 2c था वहाँ से इसको घटा करके C लेवल पे आ गए हैं। साइटोकाइनेसिस के बाद अब मियोसिस जो सेल डिवीजन के रूप में जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे लेकर के आप देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या को ये कांस्टेंट रखेगा। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर एट ए पार्टिकुलर लेवल। अब किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये काम होगा कैसे, और इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसका जवाब ये होने जा रहा है, उसका जवाब ये होने जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज देयर विल बी फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, हमेशा 2 गैमेट का फ्यूजन होगा, एंड एवरी गैमेट वुड बी हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मियोसिस, ये सिनगैमी जो होगा या फर्टिलाइजेशन जो होगी, उस फर्टिलाइजेशन की वजह से 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लाए गए, और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को जब एक दूसरे के साथ लाएंगे तो डेफिनेटली क्रोमोसोम की संख्या n से, सिंगल सेट से बढ़ के डबल सेट में 2 सेट्स वाली हो जाएगी या 2n हो जाएगी। अब अगर इस फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट बना, उस जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर होगा, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में उसी तरह के 2 इंडिविजुअल्स अगर उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोमोसोम संख्या डबल होने का चांस है, क्योंकि अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। लेकिन क्या ऐसा होगा? आंसर है कि नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देयर विल बी ए रिडक्शनल डिवीजन इन फॉर्म ऑफ मियोसिस, और ये रिडक्शनल डिवीजन जो होगा लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज पे हो सकता है। अकॉर्डिंगली 3 अलग अलग टाइप हम लोग मियोसिस का रिकॉग्नाइज करेंगे, बट की पॉइंट इज रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। तो एक क्रिया जीवन में ऐसी है जो क्रोमोसोम के 2 सेट्स को साथ लाता है, और इसके प्रभाव को ओवरकम करने के लिए, इसके प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने एक और फेनोमेनन वहाँ पे ऐड कर दिया, उसी को मियोटिक सेल डिवीजन कहेंगे। और सिनगैमी और मियोसिस ये दोनों हॉलमार्क होने जा रही हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होने जा रही हैं कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये कितनी दफ़ा बात कही जा चुकी है कि सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन जो होगा ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को साथ लाएगा, डिप्लॉयड फेज इसकी वजह से शुरू होगा, लेकिन पुनः उसको हैप्लॉयड लेवल पे लाने का काम मियोसिस करेगा। और इसी मियोसिस की वजह से हर जनरेशन के मेंबर में क्रोमोसोम संख्या जो होगी किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स में कांस्टेंट होने जा रही है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि मियोसिस कब होगा, ये जाइगोटिक, गैमेटिक या स्पोरिक हो सकता है। अगर हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये जाइगोट में संपन्न होगा। मियोसिस वुड बी टेकिंग प्लेस इन जाइगोट, जाइगोट वुड बी द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होंगे, जब उनको रिप्रोड्यूस करना होगा तो वो, मतलब जब उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा तो जो गैमेट बनाएंगे वो गैमेट माइटोसिस से गुजरने के बाद बनेगा। गैमेट फॉर्मेशन वुड नॉट बी इन्वॉल्विंग मियोसिस। जो गैमेट बनेगा वो गैमेट बनेंगे माइटोसिस के द्वारा, और जो जाइगोट बनेगा गैमेट के फ्यूजन की वजह से वो एकमात्र डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। तो डेफिनेटली द पार्टिकुलर डिप्लॉयड हैज टू अंडरगो
मियोसिस, ताकि फिर वो हैप्लॉइड सेल को जन्म दे जिसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करे। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जाइगोटिक मियोसिस है। अगर गैमेटिक मियोसिस की बात करें तो गैमेटिक मियोसिस, जैसे जो हम एनिमल्स हैं तो हम लोगों में गैमेट बनने के पहले मियोसिस संपन्न होगा, और ये जो मियोसिस होगा ये मियोसिस गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या को आधी कर देगा। तो जो भी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल होंगे उनमें ऐसा आपको दिखेगा। और जो इसके पहले जाइगोटिक मियोसिस हमने कहा था, उस जाइगोटिक मियोसिस को हम लोग ऑलवेज पाएंगे कि जो हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉयड लाइफ साइकिल होगा वहाँ पे इसी तरह का मियोसिस संपन्न होने जा रहा है। और इसके बाद बात आती है स्पोरिक की। तो प्लांट्स में ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक और अलगी के भी एक ठीक ठाक ग्रुप में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई पड़ेगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जहाँ भी दिखेगा वहाँ दो फेजेस दिखते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट वुड बी डिप्लॉयड फेज। ये डिप्लॉयड फेज हैप्लॉयड को कैसे जन्म देगा? तो बाय फॉर्मिंग ए स्पोर, वो स्पोर बना करके जन्म देगा। तो जो स्पोर होंगे उन स्पोर में मियोसिस संपन्न होगी, और इस मियोसिस के बाद स्पोर जो बनेंगे वो जन्म देंगे किसको? गैमेटोफाइट को। स्पोर विल बी द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब अगर स्पोर एक ही तरह का है तो सिर्फ स्पोर कहेंगे, अगर स्पोर दो तरह के हैं तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज दे मे बी माइक्रो और मेगा स्पोर, और अकॉर्डिंगली वो माइक्रो स्पोर अगर होगा तो मेल गैमेटोफाइट को जन्म देगा, मेगा स्पोर होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म देगा। और जो माइक्रो स्पोर होंगे उन माइक्रो स्पोर के द्वारा जो मेल गैमेटोफाइट बनेंगे उस मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसमें फीमेल गैमेट, इनका फॉर्मेशन माइटोसिस के द्वारा होगा, वहाँ मियोसिस नहीं होने जा रहा है। तो किसी भी ऐसे प्लांट में जहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो, गैमेट बनाने के लिए ऑलवेज यू विल फाइंड कि गैमेटोफिटिक जनरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, और गैमेटोफिटिक जनरेशन माइटोसिस से गुजर करके बनाएंगे किसे? दे विल बी फॉर्मिंग द गैमेट्स। ठीक है, इन तीनों बातों पे हम लोग विस्तार तब लेंगे जब प्लांटी में लाइफ साइकिल देखेंगे। लेकिन राइट नाउ बस आप चाहें तो एक दो स्टेटमेंट याद रखिए। जाइगोटिक मियोसिस के बारे में मैंने आपको ये बताया कि इट विल बी टेकिंग प्लेस इन जाइगोट, दैट विल बी द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल। गैमेटिक मियोसिस के बारे में मैंने कहा कि इट विल बी टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इस तरह के मियोसिस के होने के बाद हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और तीसरी बात स्पोरिक मियोसिस के बारे में हमने कही कि स्पोरिक मियोसिस में स्पोर फॉर्मेशन वुड बी टेकिंग प्लेस आफ्टर मियोसिस। तो स्पोरिक मियोसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जहाँ होगा वहाँ दिखेगा, जाइगोटिक मियोसिस डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में दिखेगा, हैप्लॉयड लाइफ साइकिल में, और गैमेटिक मियोसिस डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में दिखने जा रहा है। इसके बाद मियोसिस का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि मियोसिस जनरेट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन ये दो तरीके से जनरेट करेगा। एक जो होगा उसे क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, और दूसरा जो होगा उसे हम लोग नाम देने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स की वजह से आप पाइएगा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जनरेट किया जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स इसलिए दिखाई पड़ेगा क्योंकि मेटाफेज 1 में एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का अरेंजमेंट अन्य पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अरेंजमेंट पे प्रभाव नहीं डालेगा, और इसकी वजह से जीन्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, और दैट विल बी प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएशन। विद दैट मियोसिस इज कंप्लीट, और आज हम लोग अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट डे फिर इससे आगे की बातचीत होगी, और मे बी नेक्स्ट डे से हम लोग मॉर्फोलॉजी पे चर्चा करें, मॉर्फोलॉजी के कुछ हिस्सों पे चर्चा हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद किसी दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।